दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो हमारी लास्ट वाला टॉपिक था उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट को या कह सकते हैं एक पॉइंट को मिस कर दिया बताने से। हालांकि मैंने लिखा पूरा था, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जहाँ पर मैंने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया था दोस्तों, वहाँ पर मैंने एक पॉइंट ये मिस कर दिया बताने को कि अपने भारत का जो संविधान है वो सभी धर्मों को एक बराबर जो है मानता है। किसी भी धर्म के लिए कोई भी जो है रेगुलेशन यहाँ पर नहीं मानी जाती है। कहने का मतलब है कि आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक धर्म का होना, एक स्पेसिफिक रीजन का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभी धर्मों को बराबर से देखता है। और जैसा कि आपने समानता का अधिकार यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है समानता वाला, क्षमता वाला, उसमें पढ़ा है कि सभी को समान जो है समानता का अधिकार मिलेगा सभी जगहों पर, फिर चाहे वो जॉब की जगह हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, एजुकेशन की हो, मॉल की हो, सिनेमा की हो। दोस्तों किसी भी फील्ड में आप चले जाओ सभी पर समानता लागू होती है। तो उसी के आधार पर धर्म को भी यहाँ पर वेरीफाई नहीं किया जाता है। दोस्तों इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स और इस बुक के बाकी सभी चैप्टर्स आपको इस वाले पेज पर देखने को मिल जाएंगे। इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाकर के भी अदर पार्ट्स को देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा आखिरी मौलिक अधिकार है। अगर हम लोग बात करें इसके अनुच्छेद की गाइस, तो अनुच्छेद नंबर में आता है ये 32 नंबर में। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा लास्ट वाला अनुच्छेद था वो था 30, तो आप कहेंगे 31 नंबर कहाँ गया। तो मैंने आपको कहा था कि आप कमेंट करके मुझे बताओ, तो देखता हूं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने कमेंट करके 31 नंबर का जो अधिकार है वो बताया। हालांकि इस चैप्टर के खत्म होते होते मैं अनुच्छेद नंबर 31 को भी डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे कि क्या चीज़ थी, लेकिन अभी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि ये टॉपिक के बाद में एक वीडियो और आएगा इसी चैप्टर का, जहाँ पर होगा नीति निर्देशक तत्व और मौलिक संबंधों, मौलिक अधिकार के संबंध और उनमें अंतर। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो आर्टिकल नंबर 32 में लिखा हुआ है। इसको हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया दोस्तों, उन्होंने इन अधिकारों को हृदय और आत्मा कहा था संविधानों का। अब आप ध्यान से समझेंगे, ये हृदय और आत्मा का मतलब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। जैसे कि एक पूरा शरीर बनाया, लेकिन शरीर में अगर हृदय ना हो तो वो शरीर पूरा बेजान हो जाएगा, किसी काम का भी नहीं रहेगा। और अगर हृदय भी है तो आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हमारा जो पूरा संविधान है दोस्तों, उसमें आपको जो है संविधानों को चलाने के लिए, समझ करके जो है सही तरीके से देश में चालू रखने के लिए इनके हृदय की और आत्मा की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अभी बेसिकली क्या है, जैसे कि अभी तक आपने 5 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा दोस्तों। अगर आप उनको पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, ये तो एक बहुत ज़्यादा अच्छे अधिकार हैं। मतलब ये अधिकार जिस देश में जिसको नागरिकों को मिल जाएंगे वो नागरिक सच में सौभाग्यशाली होंगे। लेकिन दोस्तों इस बात की कौन गारंटी लेगा कि ये जितने भी अधिकार हैं वो सही तरीके से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनको सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं। और अगर कोई ये अधिकारों का हनन करता है, मान लो ये सारे अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास हैं, वो अपने राइट्स यानी कि अधिकार जानता भी है कि मैं कौन कौन से फील्ड में क्या क्या कर सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसके किसी मौलिक अधिकार में कोई हनन हो जाता है तो वो क्या कर सकता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को बचाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि उन अधिकारों को लागू रखने के लिए हमें उपचारों का अधिकार मिलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहने से ही, इसकी हेडिंग को पढ़ने से ही समझ में आता है कि जो बाकी के मौलिक अधिकार हैं उनके लिए यहाँ पर जो है आपको कुछ ऐसे अधिकार मिलते हैं जो न्यायालय जारी कर सकता है, जिनको दोस्तों हम लोग रिट कहते हैं। ये रिट दूसरे अधिकारों के हनन के समय प्रयोग किए जाते हैं। तो हम लोग इन रिट पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी यानी कि संक्षिप्त बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कंफर्म 1 या 2 नंबर में आपको इसमें से कोई एक डेफिनेटली मिलेगा, मैं लिख करके दे सकता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखो आप ऐसे समझ लो, छठे वाले मौलिक अधिकार में आपको 5 रिट देखने को मिलते हैं। प्रश्न आता है रिट क्या होते हैं, तो रिट वो होते हैं जो न्यायालय जारी करता है तब जब उनको ऐसा लगता है कि किसी भी मौलिक अधिकार का हनन यहाँ पर किया जा रहा है। तो न्यायालय दोस्तों ऊपरी या निचली दोनों अदालत हो सकती हैं, कोई भी अदालत हो, न्यायालय होनी चाहिए, मतलब न्यायालय ही इनको जो है जारी करता है। तो बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की। देखो नाम समझ में आ रहा है, बंदी से मतलब एक बंदी जो पुलिस द्वारा बंदी बनाया जाता है, और प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष करना। तो जैसा कि आपको पता है, यदि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर
जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जहाँ पर उसको जो है गिरफ्तार किया गया या फिर न्यायालय के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है। दोस्तों 24 घंटे का टाइम होता है पुलिस के पास में, वो उनको 24 घंटे तक अपनी गिरफ्त में रख सकते हैं और इसके बाद में उनको पेश करना जरूरी होता है। कई बार दोस्तों यहाँ पर यह भी होता है कि ऐसा लगता है कि जो गिरफ्तारी की गई है वो अवांछित है या फिर वो नहीं होनी चाहिए या फिर गलत व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है, तो न्यायालय बिना केस फाइल किए हुए, यानी कि जो मुकदमा है उसको बिना दायर किए हुए उस व्यक्ति को छोड़ने का भी अधिकार दे सकता है। इसी अधिकार को दोस्तों हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों परमादेश के बारे में। दोस्तों परमादेश अधिकार को समझने से पहले आप ये समझ लो कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी पदों पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हो सरकारी टीचर हो गए, सरकारी जो है आपके बाबू, मैनेजर, लिपिक या फिर कोई भी अधिकारी जो जगह जगह पर सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने कामों को सही से नहीं कर रहे होते हैं, तो दोस्तों ऐसे में हम ये बोल सकते हैं यदि कोई सरकारी पदाधिकारी, ठीक है ना, पदाधिकारी मैंने कहा है पद प्लस अधिकारी यानी कि पदाधिकारी, यदि कोई सरकारी पदाधिकारी या कोई व्यक्ति विशेष अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रहा होता है, तो अदालत जो है उसके खिलाफ परमादेश जारी कर सकती है, जहां पर उसके खिलाफ को सजा का या किसी एक जुर्माने का या उसके पद के प्रमोशन या डिमोशन इस तरीके के कार्यों का जिक्र किया जा सकता है या फिर ऐसा प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि परमादेश तब जारी किया जाता है जब कोई सरकारी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रहा होता है, तो ऊपरी या निचली अदालत उसके खिलाफ परमादेश जारी करती है। अगला दोस्तों अगर हम लोग बात करें निषेध आदेश के बारे में, निषेध आदेश का मतलब होता है मना करने वाला आदेश। अब आप कहोगे मना करने वाला आदेश कहाँ से आ गया, तो देखो हमारे देश में कई तरह की अदालत हैं, हम सब लोग जानते हैं, और अगर आपने अभी नहीं पढ़ा अदालत के बारे में तो आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ऊपरी अदालत, निचली अदालत और भी छोटी अदालतें होती हैं दोस्तों। तो उसमें जो छोटी अदालत है यानी कि जो निचली अदालत है, जो राज्य स्तर की हो सकती हैं या फिर राज्य स्तर के लिए और भी ज़्यादा छोटी जो अदालतें हो सकती हैं दोस्तों, अगर वो कोई ऐसा कार्य करने लग जाएं जिनको करने के लिए उनके पास कोई अधिकार नहीं है, तो जो ऊपरी वर्ग की अदालत है वो दोस्तों उनको एक रिट जारी करके इन कार्यों को करने से मना कर सकती है। इसे निदेश आदेश कहते हैं, निषेध आदेश कहते हैं। ठीक है, अगले दोस्तों अगर हम लोग आदेश की बात करें, अगला आदेश हमारा अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का मतलब होता है आपके पास में जो चीज़ बनने का हक नहीं है वो भी आप बने पड़े हो, तो जो न्यायालय है वो आपको हटा देगी उस पद से। यानी कि कोई सरकारी व्यक्ति अगर किसी ऐसे पद पर पहुंच जाता है जहां पर पहुंचने का वो हकदार नहीं है, तो दोस्तों जो अदालत है वो उसके खिलाफ अधिकार प्रच्छा रिट जारी करती है और इस रिट के जरिए उसको उस पद से हटा दिया जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या फिर कोई एक सरकारी प्रावधान किया जाता है। तो दोस्तों ये अधिकार प्रच्छा है, कहने का मतलब है सिंपल सी भाषा में अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखें कि करने का मतलब वो पद पे जाने का आपके पास हक नहीं था, लेकिन आप किसी गलत तरीके से वहाँ पहुँच गए, या फिर सच में बाद में पता चला कि आपकी वो एबिलिटी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी आप किसी भी तरीके से वहाँ पर पहुँच जाते हो किसी पद पे, फिर वो चाहे कोई टीचर का पद हो या फिर किसी एक बड़े पोस्ट का पद हो, कोई सरकारी कोई भी सरकारी जॉब हो सकती है। अगर आप वहाँ पर गलत तरीके से पाए जाते हो तो आपके खिलाफ जो अदालत है वो अधिकार प्रच्छा जो रिट है वो जारी कर सकती है। अगला दोस्तों जो हमारा अधिकार है वो है उत्प्रेक्षण रेट के बारे में। नाम थोड़ा अजीब है उत्प्रेक्षण रेट, लेकिन आप नाम से ही समझ सकते हैं। उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण, उत का मतलब उठाकर, प्रेक्षण मतलब दे देना, ऐसे करके आप अंदाजा लगा लो और इस चीज़ को आप याद रख लो। बेशक उत्प्रेक्षण का मतलब कुछ और बनता हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कई बार ऐसा होता है कि कई अदालतें या कोई सरकारी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करने लगता है जिसको करने के लिए उसके पास अधिकार नहीं होता है, तो दोस्तों वो ऊपरी अदालत या कोई ऊपरी अधिकारी उस कार्य को उससे लेकर के किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसे संस्था को ट्रांसफर कर देता है, या कह सकते हैं हस्तांतरित कर देता है, जिनके पास उस कार्य को करने के अधिकार होते हैं। इसे बोलते हैं उत्प्रेक्षण रेट। अब आप कहोगे इसमें और इसमें फर्क ही क्या है, ठीक है, तो इसमें और इसमें ये फर्क है कि निषेध आदेश में मना कर दिया जाता है, भाई साहब आपके पास अधिकार नहीं है, आप वो कार्य नहीं करेंगे, लेकिन उत्प्रेक्षण रेट में वो कार्य उनसे ले करके दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जिसके पास उस कार्य को करने के प्रॉपर राइट्स होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, जहां पर अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उनके खिलाफ ये रिट हमारी जो न्यायालय है वो जारी कर सकती है। दोस्तों बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की। सबसे पहले मैं शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के होते हैं ये होते क्या हैं।
जैसे कि हमने जाना कि किसी भी व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए उसको कुछ अधिकारों को मिलना जरूरी है जो हमारे देश के संविधान ने हमको दिए हुए हैं, उनको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। दोस्तों इन्हीं के अलावा हमारे पास में होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन फिर भी समझने वाली बात है कि मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को मिलते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के लिए होते हैं। अब आप कहोगे भाई मेरे को समझ में तो आ नहीं रहा है। देखो मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, चीज़ों को पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। डिफाइन तो आप बुक से भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहला शब्द आता है आपका राज्य, यानी कि ये पूरे देश के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक छोटे राज्य के लिए होते हैं, या फिर राज्य में भी एक समाज के लिए होते हैं, एक वर्ग के लिए होते हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जहां हम लोग मौलिक अधिकार जिंदा रहने के लिए प्रयोग में लेते हैं, मौलिक अधिकारों को हम जो है अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, वहीं पर ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये दोस्तों कल्याण लाने के लिए, कल्याण करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। अब कल्याण किसी का हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अलग की बात है, लेकिन जिंदा तो रह रहा है ना, तो वो मौलिक अधिकारों की वजह से रह रहा है। अब जिंदा व्यक्ति खुश नहीं है वो अलग की बात है, तो उसको खुश करने के लिए कल्याण, उसको मतलब कल्याण से आप समझ रहे हो ना, उसका कल्याण करने के लिए जो है कुछ नीति निर्देशक तत्व तो बना दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा, मे बी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो राज्य पर ये कहे जाते हैं कि आप इनको फॉलो करें, लेकिन करें ही करें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उदाहरण से इस बात को समझते हैं, जैसे कि किसी एक व्यक्ति का बोलना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसके अधिकार में आता है। कोई भी व्यक्ति अपना भाषण दे सकता है, लोगों को अच्छी बातें या बुरी बातें जैसा भी उसका मन करे वो भाषण दे सकता है। भड़काऊ नहीं होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, बाकायदा सही तरीके से होना चाहिए और किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, तो भाषण दे सकता है। अब भाषण देने का अधिकार उसको किसने दिया है? हमारे देश के संविधान ने दिया है, ठीक है। लेकिन भाषण देने के लिए उसको मंच कौन देगा, उसको माइक कौन देगा, उसको साउंड कौन देगा? दोस्तों अगर वो साउंड नहीं है, उसके पास में माइक नहीं है, तो वो जब बोलेगा, तो अगर मान लो उसके सामने 1 करोड़ लोग खड़े हैं, बेसिकली 1 करोड़ की गणना करना बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं, मान लेते हैं उसके सामने 1000 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़े मंच पे। अब दोस्तों वो उसके पास ना साउंड है ना माइक है, तो कितना भी दम लगा करके बोल ले, जनता कितना भी सुनने की कोशिश कर ले, वो उसको नहीं सुन सकती। तो यहाँ पर हमारे देश में जो दोस्तों उनको संविधान से जो कानून मिला है वो ये है कि आप भाषण दो, ठीक है, भाषण दो, ये आपकी मर्जी है और आपका अधिकार है भाषण देना। लेकिन भाषण के लिए माइक देना दोस्तों ये कल्याण की बात है, क्योंकि मे भी वो 1000 लोगों के कल्याण की बात करने आया हो और सरकार ने उसको माइक ना दिया, तो माइक नहीं दिया, इस बात पर कोर्ट में जो है केस नहीं कर सकते आप। तो सिंपल सा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों के लिए आप चुनौती दे सकते हो, मगर इन नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को मौलिक अधिकार आपने सबको समझ लिए, खाने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, कहीं भी देश में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अब अगर आप जाने के लिए स्वतंत्र हो, देश के किसी भाग में बसने के लिए स्वतंत्र हो, और मान लो कि आप केरल से कन्याकुमारी तक और मान लो कि आप जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना चाहते हो। अब दोस्तों आप जाना चाहते हो, इस बात के लिए सरकार ने बस चलवाई है, रोडवेज बस चलती है, ट्रेन चलती है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपको देश का जो संविधान है वो बस ये कहेगा कि आप वहाँ से वहाँ तक जा सकते हो, आराम से मर्जी से आप अपना घर ले सकते हो, वहाँ पर रह सकते हो, जो मर्जी हो वो कार्य कर सकते हो, ठीक है। अगर सरकार थोड़ा सा ज़्यादा समझदार है, या फिर हम कहें कि बात करें सरकार आपके हित के लिए सोचती है, तो वो आपको लाने ले जाने के लिए एक बस भी लगा दी गई, लेकिन एक्चुअली में सच में वो बस लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर मान लो कि सरकार अपनी तरफ से बस नहीं दे रही आपको वहाँ से वहाँ तक लाने ले जाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि सरकार ने आपके जाने आने की व्यवस्था नहीं करी, आपको खुद से करनी पड़ रही, तो आप इसके लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते। तो ये कहा जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो चुनौती देने लायक नहीं होते हैं, बल्कि वो समानता लाने लायक होते हैं। समानता का मतलब है, अब नीति निर्देशक तत्व तो आपके घर जाकर के आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, पर्सनली एक एक को नीति निर्देशक तत्व तो नहीं मिलता है, जबकि पूरे समाज के लिए कहे जाते हैं। और ये भी बस इनको सजेस्ट किया जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। राज्यों के जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों, या फिर राज्य का संचालन करने वाले कुछ सरकारी पदाधिकारी व्यक्ति होते हैं, या फिर कोई प्रशासनिक व्यक्ति हो गए, कोई राजनयिक व्यक्ति हो गए, उनको सजेस्ट किया जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, बट वो करें ये जरूरी नहीं होता नीति निर्देशक तत्वों में। तो यहाँ पर मैंने आपको ये दोनों बातें क्लियर कर दी। अब दोस्तों अगला इसका जो पॉइंट है, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसका एक एक पॉइंट
ये है कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज में हमें स्वीकार है, यानी कि हम ऐसे सभी कार्य करें या हमारे राज्य ऐसे सभी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, उनके पास एबिलिटी हो जो हमें पूरे समाज में मिलने चाहिए। ठीक है, हमें अकेले नहीं चाहिए, हमें अकेले गेहूं चावल सरकारी जो मिलता है वो नहीं चाहिए। अब देखो, आपको सरकार गेहूं चावल अभी प्रोवाइड कर रही थी, कोविड-19 के टाइम पर आपको राशन दे रही थी। राशन अगर नहीं देगी तो आप क्या कर लेंगे? केस नहीं कर देंगे, ठीक है, सरकार पे केस नहीं कर सकते आप, लेकिन वो दे रही थी, इसका मतलब ये है कि वो उसकी इच्छा है। और जबकि बहुत सारी सरकारों ने नहीं दिया होगा, आप पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देशों की सरकारों को झांक करके देखो, सभी राज्यों की सरकारों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सभी जगह पर ऐसा नहीं हो रहा है जो कि आपके यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है, वो बस उनको लगा कि हाँ हमारे समाज को अच्छा रखने के लिए जरूरी है तो उन्होंने किया। ठीक है, ये बात हो जाती है। जैसे कि आपके दरवाजे पर भाई कोई अगर आता है पैसे देने मांगने के लिए, 2 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो करके, तो आपको क्या मतलब बनता है? आपकी इच्छा है तो आप दे दोगे, इच्छा है तो नहीं दोगे, ये तो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर आपने नहीं दिया तो वो लाठी लेकर के आपसे ज़बरदस्ती नहीं मांगने लग जाएगा कि भाई मैं आया हूँ तो दो, ऐसा तो होता नहीं है। वो चुपचाप सीधे वहाँ से रवाना हो जाएगा। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व भी हमारे कुछ इसी तरीके से होते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ये हमको मौलिक अधिकारों के अलावा मिलते हैं, मतलब आपके मौलिक अधिकारों को कोई भी दबाव ना रख करके आपको ये एक्स्ट्रा रूप से जो है दिए जाते हैं। और अगला पॉइंट, नीतियां ऐसी जो सरकार को स्वीकार करनी चाहिए, मतलब वही बात हो गई ना कि सबका भला करने की जो नीतियां दोस्तों वो सरकार को लागू करनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। नीति निर्देशक तत्व बेसिकली हमारे कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखे गए, बस वो हमारी सरकार को सजेस्ट किए जाते हैं कि आपको अपनी जनता को अच्छा बनाने के लिए, उसके कार्य को अच्छे से चलाए रखने के लिए इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए। एक और उदाहरण लेता हूं दोस्तों, बहुत ही आसान सा, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे आप देखते हैं ना कि आपके आसपास में, जैसे जब हम बात करते हैं गांव की या फिर कोई अच्छा खासा शहर हो, तो आपने देखा होगा शहरों में रोड के बीचों बीच में डिवाइड बने होते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो है अच्छी अच्छी लाइटें लगाई जाती हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। ये सब कुछ आवश्यक नहीं है, लेकिन वहाँ की सरकार को लगा तो उन्होंने किया। और अगर वो नहीं करेंगे तो आप केस नहीं कर दोगे कि भाई तुमने हमारे रोड पे जो है डिवाइडर नहीं बनाया, हमारे रोड पे जो है सजावटों का सामान नहीं लगाया, रोड लाइट नहीं लगाई है, वगैरह वगैरह। तो आई होप आपको नीति निर्देशक तत्व क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी प्रश्न बन जाता है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध क्या है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व और जो हमारे मौलिक अधिकार है, इनमें अंतर क्या है। तो दोस्तों वो टॉपिक जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए जो पिछले कई साल के एग्जामों में लगातार रिपीट होते आ रहे हैं, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिलेगा जहां पर आपको जो है बहुत ही औसम से नोट्स हम लोगों के द्वारा बनाए गए आपको देखने को मिल जाएंगे। 1 कप चाय की कीमत के नोट्स हैं, यानी कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी से खरीद सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिंक को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा करके रखिए ताकि आपको इस वीडियो सीरीज के सभी पार्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।